हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो। अगर कल सुबह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गायब हो जाए तो क्या होगा? ना इलेक्शंस के रूल्स होंगे, ना सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, ना गवर्नमेंट की पावर क्लियरली डिफाइंड होगी। हर इंस्टीट्यूशन अपना अपने हिसाब से काम करने लगेगा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आज हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसकी खासियत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड समझने के लिए एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्रिकेट मैच में रूल्स ना हो तो हर प्लेयर अपने हिसाब से ही डिसीजन लेगा। कंट्री के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म, टाइमिंग और एग्जामिनेशन रूल्स होते हैं, वैसे ही नेशन को स्मूथली चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस गिवन है, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना। गवर्नमेंट को अथॉरिटी देना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ गवर्नमेंट को अथॉरिटी देना कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, क्या रूल करेगी और कैसे अपने फैसलों को लेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड फंक्शन पे। थर्ड फंक्शन क्या कहता है कि हमें लिमिट करना है पावर ऑफ गवर्नमेंट को, ताकि वो कोई भी तरीके से मिसयूज़ ना कर सके। इसी के साथ हमारा फोर्थ फंक्शन क्या कहता है? फोर्थ फंक्शन कहता है दैट प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, फंडामेंटल फ्रीडम। दैट मीन्स सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नाउ फिफ्थ फंक्शन एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन ऑफ पीपल, शेयर्ड वैल्यूज़ एंड गोल्स। सोसाइटी के आइडियल्स को एक्सप्रेस करना। दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। नाउ यही रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेसी का बैकबोन हम कहते हैं। की आइडिया बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड लिबर्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस करना होता है हमें एक अथॉरिटी और लिबर्टी के बीच में। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू गवर्न एंड लिमिट इट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। मतलब ये एम्पावर भी करती है गवर्नमेंट को, बट उसके साथ साथ हमेशा लिमिटेशंस भी सेट करती है। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल स्टार मार्क दिस एग्जाम्पल। आप एग्जाम में ज़रूर इसको लिखना। In South Africa, after apartheid ended, a new constitution was needed to build trust between previously conflicting communities, showing how a constitution generate coordination. That means South Africa में क्या हुआ था, जब apartheid ख़त्म हो गया था, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाने की नीड थी, जो कि उसके उन लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड कर सके। जो भी पहले हमारे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही रास्ता था कि इनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इनका मेन एम ये था कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने पहले बहुत कुछ सहा है, उन कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना है। शोइंग हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट कोऑर्डिनेशन, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल जो शो करता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज़ December 1946. Constituent Assembly formed, first meeting held on 9 December 1946. That means 1946 में Constituent Assembly का फॉर्मेशन हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। असेंबली की पहली मीटिंग 9 December 1946 में हुई। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Now, second important date is August 1947. As we all know, India gained independence in August 1947. Partition create massive challenges, refuses, communal violence, integration of 500 plus princely states. What does it mean? That जब हमारा independence हुआ August 1947 में, at that time partition is also there. That means partition create massive challenges like refugee, communal violence, integration, and 500 plus princely states were made. Now come to the third point, that is also very important. Date November 1949. Constitution adopted after nearly 3 years of debates, committee reports and revision. यानी कि इतने रिवीजन होने के बाद, इतनी रिपोर्ट्स बनने के बाद, इतनी कमिटीज़
जो आई थी, उन सब के बाद नियरली 3 years के बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ और कब इफ़ेक्ट में आया. एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं और कई बार दोनों में से एक चीज़ आ जाती है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो came into effect on 26 January 1950, but it adopted in November 1949. Okay, students. Now here are the key personalities. Dr. B.R. Ambedkar, chairman, drafting committee. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद. Why was the Indian Constitution successful? This is also a very important question. Why was the Indian Constitution successful? What does it mean? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस के पीछे कई रीज़न है. सबसे पहला रीज़न है बैलेंस. ये ना बहुत रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल. नाइदर टू रिजिड और नाइदर टू फ्लेक्सिबल. Amendments allowed adaptations without destroying the core framework. Now, what does it mean, the core framework? Core framework is the basic structure of the Indian Constitution. That means the fundamental rights, the preamble. Okay, जो हमारा basic structure है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको नहीं छेड़ सकते हैं. उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. बट अगर हमें नीड है तो हम अमेंडमेंट्स लेके आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. Now next point, inclusive voice. Member represented different religion, caste, reason, gender, ensuring no community was left out. That means Constituent Assembly में अलग अलग reason, religion और social groups के representatives शामिल थे. Now the third point is public acceptance, because it was made by representatives of the people, not imposed by a foreign power. It gained legitimacy. That means Constitution किसी foreign power में impose नहीं किया गया था. इंडियंस ने खुद मिलकर इसे बनाया था एज दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. यस, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कुछ वैल्यूज़ होती हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी हमें प्रियम्बल में मिलती है. द प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिक्लेयर्स 4 core values that guide every law and policy in India. This is very important. इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है. प्रियम्बल के शुरू के वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट पावर सिटीजन से आती है. प्रियम्बल में 4 कोर वैल्यूज़ दी गई हैं. दैट इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस मीन्स फेयरनेस एंड लिबर्टी स्टेट्स फ्रीडम. लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप. लाइक इफ़ आई से एग्जाम्पल, यू कैन चूज़ योर रिलीजन फ्रीली. आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको ये रिलीजन नहीं लेना है या आप वो रिलीजन फॉलो करो. यू कैन चूज़ वट एवर रिलीजन यू वॉन्ट टू चूज़. राइट. नाउ इक्वालिटी. इक्वालिटी वी ऑल नो. इक्वालिटी मीन्स सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रखना. फ्रेटर्निटी. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ द नेशन. दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंड अस टू रिस्पेक्ट ऑल सिटीजन. फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड और नेशनल यूनिटी. ओके, दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी क्लियर. वी द पीपल ऑफ इंडिया. these opening words are revolutionary. Authority comes from the people, not a king or a foreign power. Sovereign, we all know India is independent, no external authority controls it. Socialist, secular, democratic, added by 42nd amendment. दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म. जो हमारे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे जो प्रियम्बल है उसमें चेंज किए गए थे, उसमें अमेंड किए गए थे. इंश्योर वेलफेयर, रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड पीपल्स रूल. रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज़ प्रेजिडेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ आई आस्क यू हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, can anyone tell me who is the head of the government? Yes, it's PM. That means Prime Minister. Prime Minister is the head of your government and head of state is president. Is elected, not hereditary. ये hereditary नहीं होते हैं, ये elected होते हैं. Now, key features of the Indian Constitution. There are some key features we are going to learn now. First is parliamentary government, independent judiciary. Now come to the next one.
जो दूसरा मेन रीज़न है रिप्रेजेंटेशन का, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अलग अलग रीजन्स, रिलीजन और सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग प्रेजेंट थे, अलग रीजन के थे, अलग रिलीजन के थे, सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। नहीं नहीं नहीं, now next point, inclusive voice. Member represented different religion, caste, reason, gender, ensuring no community was left out. That means Constituent Assembly में अलग अलग रीजन, रिलीजन और सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे. Now the third point is public acceptance, because it was made by representatives of the people, not imposed by a foreign power. It gained legitimacy. That means कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉरेन पावर में इम्पोज नहीं किया गया था, इंडियंस ने खुद मिलकर इसे बनाया था, एज दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. यस, philosophy of the constitution. What does this mean? Oh god. Philosophy of the constitution and preamble. हर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कुछ वैल्यूज़ होती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी हमें प्रियम्बल में मिलती है. द प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिक्लेयर्स 4 कोर वैल्यूज़ दैट गाइड एवरी लॉ एंड पॉलिसी इन इंडिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है. प्रियम्बल के शुरू के वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट पावर सिटीजन से आती है. प्रियम्बल में 4 कोर वैल्यूज़ दी गई हैं, दैट इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस मीन्स फेयरनेस एंड लिबर्टी स्टेट्स फ्रीडम. लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप. लाइक इफ़ आई से एग्जाम्पल, यू कैन चूज़ योर रिलीजन फ्रीली. आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको ये रिलीजन नहीं लेना है या आप वो रिलीजन फॉलो करो. यू कैन चूज़ वट एवर रिलीजन यू वॉन्ट टू चूज़, राइट. नाउ इक्वालिटी. इक्वालिटी वी ऑल नो. इक्वालिटी मीन्स सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रखना. फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड और नेशनल यूनिटी. नेशनल यूनिटी. फ्रेटर्निटी का मतलब है सबके लिए ब्रदरहुड और नेशनल यूनिटी. Dignity of the individual and unity of the nation. For example, fundamental duties remind us the respect of fraternity. Dignity of the individual, unity of the nation. That means fundamental duties remind us to respect all citizens. Fraternity का मतलब है brotherhood और national unity. Okay, so yes. The preamble, meaning and significance. We the people of India. These opening words are revolutionary. Authority comes from the people, not a king or a foreign power. Indian Constitution की कुछ important features भी हैं. This all I have already clear. We the people of India. These opening words are revolutionary. Authority comes from the people, not a king or a foreign power. Sovereign, we all know India is independent, no external authority controls it. Socialist, secular, democratic, added by 42nd amendment. This is again important term. जो हमारे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे जो प्रियम्बल है उसमें चेंज किए गए थे, उसमें अमेंड किए गए थे. इंश्योर वेलफेयर, रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड पीपल्स रूल. रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज़ प्रेजिडेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ आई आस्क यू हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, कैन एनीबडी टेल मी हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? Yes, it's PM. That means Prime Minister. Prime Minister is the head of your government
एंड हेड ऑफ स्टेट इज़ प्रेजिडेंट, इज़ इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी नहीं होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स पीपल चूज देम Now, key features of the Indian Constitution. There are some key features which is very important of the Indian Constitution. There are some key features which are very important in Indian Constitution. There are some key features we are going to learn now. First is parliamentary government, independent judiciary. Parliamentary government, independent judiciary. Universal adult franchise, secularism. Okay, now what does this means? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर रियल और एग्जीक्यूटिव हेड होता है. पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन माना जाता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल से ऊपर या उससे ज़्यादा जो भी बच्चे होते हैं या सिटीज़न होते हैं वो वोट दे सकते हैं. 18 साल या उससे ज़्यादा एज का हर सिटीज़न वोट दे सकता है. फेडरल सिस्टम and fundamental rights, secularism. Secularism is also important. State has no official religion. All religions are treated equally. Also, this is important. Remember this: federal system with unitary bias, fundamental right. Part 3 directive principles. Part 4 and written and lengthiest constitution है. यानी कि हमारा जो constitution है वो बहुत ही बड़ा है और written है, right? This is your chapter revision. This is one mind map. I can zoom this so that you can easily go through this. Take the screenshot of it ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में बना लो. This is very important. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. Okay. So these are some exam booster जो कि 1 मार्क में पूछा जाता है. When was the Constituent Assembly formed? 1946. Who chaired the drafting committee? We all know Dr. Ambedkar. 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद एग्जाम्पल. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता है. द प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्टिफाई विद रेफरेंस टू इट्स की वैल्यूज़, यानी कि आपको जस्टिफाई करना है उसके की वैल्यूज़ उसके रेफरेंस को देकर. नेक्स्ट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड? The Constitution is not just a legal document. We all know Constitution सिर्फ एक legal document नहीं है. It is a living promise between the people of India and their government. Every citizen, every institution and every law must respect it. Foundation क्या है इसकी? It is the bedrock of Indian democracy. Without it, no governance is legitimate. That means ये Indian democracy का bedrock है. इसके बिना government जो है वो govern नहीं कर पाती है और अपनी legitimate को वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं रख पाती है. प्रोटेक्टर कैसे है ये हमारे लिए? प्रोटेक्टर है, इट शील्ड्स एवरी सिटीजन्स राइट. हर सिटीज़न के राइट को शील्ड करता है. फ्रॉम द पुअरेस्ट फार्मर टू द रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब कि यहाँ पर सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए जस्टिस है. ओके. नाउ लिविंग डॉक्यूमेंट, एज आई टोल्ड यू, दिस इज लिविंग डॉक्यूमेंट. थ्रू अमेंडमेंट्स इट ग्रोज विद सोसाइटी, फ्लेक्सिबल येट फर्म इन इट्स कोर वैल्यूज़. अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मियरली अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ. दैट मीन्स ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ. ये लाइफ के लिए एक व्हीकल है जो आपको एक जगह पर नहीं रखती है, ये आपको टाइम के साथ साथ चेंज भी करती है और आपकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करती है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, आप लोगों को जो ये PDF है, ये जो भी कंटेंट है, ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. इवन जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका भी PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय.